नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, प्रशासन का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सबको पता है कि जो लोकतंत्र है उसका विकास 100 वर्षों का लमसम माना जाता है, परंतु यह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है जितनी कि लोक सभ्यता को माना जाता है। क्या होता था कि पहले की राजनीति, उसमें भी लोकतंत्र में सुधार जो है वो कंटिन्यू चलता रहता था, और भारतीय जो लोकतंत्र है उसका विरासत जो है वह निरंतरता का परिणाम है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता रहता है। जैसे अभी राजनीति में कुछ चेंजमेंट होता रहता है, सेम वैसे ही है। अगर हम ऐतिहासिक काल को देखें तो ऐतिहासिक काल में क्या होता था कि जो लोकतंत्र के अनुसार यह एक प्रकार की प्राचीन काल, गुप्त काल, राजपूत काल, फिर सल्तनत काल आपका आया, फिर मुगल काल आया, फिर ब्रिटिश काल आया। ऐसे ऐसे पार्ट्स में ये बटा हुआ था। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय लोक प्रशासन का विकास एक प्राचीन लोकतंत्र यानी कि प्राचीन लोकतंत्र के विकास का परिणाम माना जाता है। ठीक है। अगर हम भारतीय लोकतंत्र की बात करें यानी कि प्राचीन कालीन प्रशासन की बात करें तो प्राचीन कालीन प्रशासन में क्या क्या था। अगर हम प्राचीन कालीन प्रशासन की बात करें तो प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के प्रशासन जो है वह प्रचलित होते थे। कौन कौन से थे? जैसे कि भारतीय प्रशासन प्रणाली में अगर हम बात करें तो भारतीय प्रशासन जो प्रणाली है वह सिंधु घाटी से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो कल्पना है वगैरह वगैरह, वह जो है भारतीय प्राचीन कालीन प्रशासन का एक रूप है, एक पार्ट है। जब क्या हुआ था कि सिंधु घाटी में अवशेष खुदाई में जो भी सामग्री जो प्राप्त हुई थी, उनसे विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वह एक सुव्यवस्थित शासनकाल का था। और पहले क्या होता था, पुरोहित लोग शासन करते थे। पहले राज्य जो है वह केंद्रीकृत हुआ करता था और जो लोग होते थे वे नगर पालिका से अपरिचित थे। पहले नगर पालिका नहीं होती थी, पहले केंद्रीकृत राज्य होते थे और इनकी शासन व्यवस्था जो है वह लोकतंत्रात्मक हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद आपका ऋग्वेद का काल आया। ऋग्वेद काल में क्या हुआ कि ऋग्वेद काल में राजा जो है वह एक जनस्थ, गोपाया, पुरभक्ता, विष्पति, गणपति, गोपित, इसको इतने नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से? जनस्य, गोपाया, विष्पति, गणपति, गोपति आदि नामों से राजा को जाना जाता था। इस काल में क्या हुआ? इस काल में सभा और जो समिति है ये एक संगठन बनाया गया। ठीक है। और इसमें संगठन का कबीले के प्रशासन के लिए जो है ये उत्तरदायी होता था, यानी कि संगठन इसमें काम करता था। अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठन बना दिया गया, फिर वो एकीकृत होकर काम करते थे। उनका एक राजा होता था। राजा, सभा और समिति की स्वीकृति के बाद ही वह पदवी अपना ग्रहण करता था, यानी सारे लोग मिला करके एक राजा बना देते थे। कबीले के जो प्रशासन होते थे, जो राजा के चुनाव में जो सभा और सभापति होते थे, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब इसी में आर्य प्रवर्तक होने के कारण जो है यह सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा गया। इस काल के बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो इसमें वेदों का विस्तार हुआ और इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक संस्कृति भी कही गई। वैदिक संस्कृति जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी सी अलग है। ऋग्वेद में
इंद्र के दास यानी कि दस्युओं का नाश करने वाला दस्यु हनन कहा गया। ऋग्वेद में दास दस्यु यानी कि हड़प्पाई जो लोग थे उनको पुरों का वर्णन करने को मिलता है और कहा जाता है कि इन पुरों का विनाश जो है वह इंद्र ने किया था। इसीलिए इसको इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। इसमें आपको हिस्ट्री, जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा हाँ मैंने कहीं इसको पढ़ा है। ये कहीं ना कहीं आपके जो वेद है, पुराण है, उनसे भी संबंधित होता है। उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल में राजा को पद को वंशानुगत बोला गया, जैसे कि अभी भी होता था कि राजा हुआ राजा, फिर उसका लड़का हुआ राजा, फिर उसके लड़के हुए वो राजा हो गया। इस टाइप से वंश अनुसार राजा चलने लगे। इसमें क्या होता था, इसमें राजकीय अधिकारियों की संख्या जो है वह सीमित हुआ करती थी। इसमें राजा को अपने दायित्व का निर्वाह करने के बदले में प्रजा से बलि कर सकते थे और राजा को स्वेच्छापूर्वक जो उपहार होता था वह दिया जाता था। राजा को प्रारंभ में प्रजा से नियमित कर नहीं मिल सकते थे। पहले राजा प्रजा से हमेशा कर नहीं वसूलता था, प्रजा उनको उपहार दे देती थी और जैसे कोई राजकाज का काम है तो प्रजा उसमें इन्वेस्ट करती थी, राजा उसका देख रेख करता था। इंद्र से यह प्रार्थना उस समय की गई कि वह राज कर देने के लिए प्रजा को एक विवश कर दे और इसमें राज्य का आधार क्या था, वो कुल था, जिसमें एक ही नाभि से जो उत्पन्न हुए पुत्र होते थे उनको राजा बनाया जाता था। इसी के द्वारा समाज, कुल, परिवार, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र के रूप में अलग अलग उसमें कैटेगरी में विभाजित हो गया। इसमें जो पुरोहित की भूमिका थी वह राजा के मंत्री में से थी। उसे राजा के प्रमुख परामर्शदाताओं में माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो पुरोहित है वह राजा के लिए प्रार्थना करेंगे और जिससे क्या होगा कि लोगों की रक्षा होगी। ठीक है। उसी के बाद आपका महाकाव्य काल आया। महाकाव्य काल यानी कि आपको नाम से ही जो है स्पष्ट हो रहा होगा, यानी रामायण और महाभारत के समय का काल, जो कि आज भी भारतीय लोक जीवन में ग्रंथों का अत्यंत आदरणपूर्ण स्थान माना गया है। रामायण यानी कि जो आदि महाकाव्य है हमारा, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। इसमें क्या कहता था, इसमें प्रशासन ने पुरोहितों का स्थान जो है वह महत्वपूर्ण बताया। इसमें तीर्थ को विभाजित कर दिया। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से राजतंत्र का प्रचलन था और महाभारत में 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। अंधक, वृष्टि, यादव, कुकुर तथा भोज। उस समय जो है राजतंत्रात्मक सरकार थी, परंतु कुछ जगह पे लोकतंत्रात्मक राज्य भी थे। उस समय राजा जो है वह निरंकुश नहीं हुआ करता था, उसे न्याय और नैतिकता के सिद्धांत पर चलना पड़ता था। आजकल जो न्याय और नैतिकता है वो सब खत्म हो गया है। उस समय गणतंत्र को 2 भागों में बांटा जाता था, गण यानी कि अकेले गणतंत्र और संगठन यानी कि सामूहिक गणतंत्र। जो गणतंत्र के जो प्रमुख हुआ करते थे वे ईश्वर कहलाते थे। इसमें राज्य के विभिन्न सामंतों का उल्लेख किया गया है, जैसे मंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद के सदस्य हो गए, अमात्य हो गए, सचिव हो गए, पार्षद हो गए, या फिर धार्मिक अर्थकारण इत्यादि इसमें शामिल हुआ करते थे। उस समय जो मंत्री होता था वह 4 जातियों की सहायता से राजा न्याय के प्रशासन को चलाता था। उसके लिए उन्होंने अधिकारी भी रखे थे जो कि अपने स्तर पर अपना न्याय करते थे। जैसे कि आजकल लॉ ऑफिसर हो गया है, पुलिस विभाग हो गया है, सेम वैसे ही कुछ लमसम। सेना उस समय भी होती थी। सेना को नियमित ढंग से वेतन दिया जाता था। इसमें 4 भाग होते थे। एक पैदल होते थे, अश्व से होते थे, हाथी से होते थे, रथ से होते थे। इनकी अलग अलग सेनाएं होती थी। इसके अलावा भी
परिवहन विभाग का, जल विभाग का, गुप्तचर होते थे, स्वयंसेवक होते थे, इनके सबके भी अंग होते थे। जैसे आजकल भी है, परिवहन विभाग है, रेल विभाग है और जो है जल विभाग है, तो वही सेम पैटर्न उस समय भी चलता था। ठीक है, इस समय युद्ध होता था, तो युद्ध जो है वह उसमें नीति से लड़ा जाता था। ऐसा नहीं है कि बम उठा के फेंक दिया, नहीं, चतुराई, नीति, सूझबूझ से लड़ा जाता था। और इस समय भी विमानों का, सुदर्शन चक्र का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपका मौर्य समाज आ गया। मौर्य समाज ने क्या किया? मौर्य समाज साम्राज्य के प्रशासन का स्वीकृत केंद्र है। अर्थशास्त्र के आधार पर प्रशासन के सभी पहलुओं में राजा का विचार, आदेश सबसे ऊपर हुआ करता था। इसमें टर्न वाइज अगर हम देखें तो राजा होता था, फिर अमात्य होता, जनपद होता, दुर्ग होता, कोष होता, बल होता, मित्र होता। इन सबको चाणक्य ने इसमें स्थान दिया था। ये सारे लोग क्या होते थे? ये राजा पे डिपेंड करते थे और राज्य के सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति जो है वह राजा चुनाव करते थे और उनके ज्ञान के, वैभव के अनुसार उनको शामिल किया जाता था। इसमें गुप्तचर भी होते जो कि भेष बदल करके कार्य किया करते थे। सन्यासी का भेष, छात्र, व्यापारी इत्यादि। और जो कहा जाता है कि जो मौर्य राजाओं की सेना थी वो बहुत ही संगठित थी और बहुत ही संगठित और सुव्यवस्थित थी। उसके बाद आपका कुछ और काल आए। ठीक है, तो इसमें सबका अगर हम जिस्ट देखें, मौर्य साम्राज्य आया आपका। मौर्य साम्राज्य के बाद में आपका मुख्य प्रशासन आया। ठीक है, फिर ब्रिटिश प्रशासन आया। मुख्य प्रशासन की मेन चीज़ क्या थी? इसमें बादशाह होते थे। जो बादशाह होते थे वह शीर्ष स्थान पे होते थे। सैनिक, असैनिक सभी को वह नियंत्रित करते थे। ये बाबर ने इसकी स्थापना की थी और इसका प्रांत का जो विभाजन होता था वह सरकार के अनुसार होता था। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन आ गया। ब्रिटिश प्रशासन आप सबको ही पता है, इसमें दो विचारधाराएं प्रचलित हुई। शिक्षित और योग्य भारतीयों को प्रशासन संचालन में भाग लेने का अवसर मिल गया और बाकी सबको उदारवादी नीति में आ गए। भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढांचागत और कार्य प्रणाली जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं, भर्ती, प्रशिक्षण, राजस्व, ये सब ब्रिटिश शासनकाल का ही हिस्सा है। जैसे रेल हो गया आपका, आज तक सरकार कुछ नहीं कर पाई, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। वही ब्रिटिश शासनकाल में जो बना था उसी को धीरे धीरे थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर रहे हैं, बस कुछ भी अलग नहीं किया। कुछ चीज़ें ब्रिटिश शासनकाल में बहुत अच्छी हुई। तो ये सब जो है ब्रिटिश सरकार पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कंपनी का स्टार्टिंग ही हुआ ब्रिटिश शासनकाल में। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन वो भी ब्रिटिश काल में हुए। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया, गवर्नर जनरल वगैरह, इन सब की स्टार्टिंग ही जो है वह ब्रिटिश प्रशासन में हुआ। ब्रिटिश प्रशासन को हम अभी इन शॉर्ट में बता दिए हैं। ब्रिटिश प्रशासन का अगर हम लेक्चर लें तो पूरा एक लेक्चर बनेगा ब्रिटिश प्रशासन में, और यह लेक्चर मैं आगे लूँगी भी, ब्रिटिश प्रशासन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।